हेलो फ्रेंड, वेलकम पार्ट टू है। अपने पिछली क्लास में काफी सारा बेस क्लियर करा। सबसे पहले अपने पेस मेकर को पढ़े, मतलब कंडक्टिव सिस्टम को पढ़ा। उससे पहले अपन ने फ्लूइड को, इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ा, आयंस को पढ़ा, कैसे मूव करते हैं। फिर अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि डिपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का अपन ने पूरा बेस है उसको बनाया। अब अपन जो मेन चीज आती है जिसको अपन को पढ़ना होता है वो होता है ईसीजी। अपन ईसीजी को स्टार्ट कर रहे हैं। एक या दो क्लास में अपन ईसीजी पूरा कर लेंगे, और जब आप हॉस्पिटल में ईसीजी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। आप अभी फिर प्रैक्टिकली फील करना, काफी डॉक्टर्स होते हैं जिनको ईसीजी देखना नहीं आता था। काफी आपके स्टाफ में जैसे होते हैं उनसे पूछना जब आप ड्यूटी जाओगे कि ईसीजी देखना आता है क्या। आप ये क्लास लो, आपको समझ में आएंगे कि ईसीजी क्या होती है, कौन सा पार्ट ईसीजी का गलत होता है, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, देखो ईसीजी से रिलेटेड बीमारी है वो मैं आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा। बेशक मैं सेकेंड ईयर में आप कंप्लीट ईसीजी सीख जाओगे कि कौन सी बीमारी में क्या होता है, कहाँ पे है। लेकिन ईसीजी होती क्या है, कौन सा पार्ट किस चीज को बताता है, वो मैं आपको फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में दिखाऊंगा। मेडिसिन में अपन पढ़ेंगे कि बीमारी कैसे पकड़ी जाती है ईसीजी में ना। तो ये है कि फोर्थ ईयर तक मैं आपको पूरा एक अच्छा वेल डेकोरेट कर दूंगा कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, आईसीयू में काम कर सकोगे, है ना। ओके, तो आज अपना टॉपिक है ईसीजी। ईसीजी फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको कई बुकों में इसको इसको ईकेजी भी लिखा जाता है। कई बुकों में इसको ईकेजी भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ये होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। अंतर क्या है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज होती है ना, जो जर्मन की लैंग्वेज है उसमें इसको सी को के बोला जाता है ना। तो कई जगह आपको या तो ईसीजी लिखा मिलेगा, या कई जगह आपको इसको ई के जी भी बोलते हैं ना। तो एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। या तो आप इसको ईसीजी बोल दो या आप इसको ई के जी बोल दो, एक ही बात होती है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो, मैं ईसीजी से रिलेटेड आपको तीन टर्म बताता हूँ। ईसीजी से रिलेटेड ही अपन तीन टर्म पढ़ेंगे। पहली टर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, दूसरी टर्म है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, और एक टर्म होती है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ये तीनों अलग अलग टर्म है। अंतर क्या है, इसमें ग्राफी यूज हो रहा है, इसमें ग्राफ यूज हो रहा है, इसमें ग्राफी हो रहा है, एंड इसमें ग्राम यूज हो रहा है। इन तीनों का अंतर है, ठीक है, समझना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट की ईसीजी करते हो, उसके सारी चेस्ट की लीड लगाते हो, लिम्ब की लीड लगाते हो, हाथ पांव की लीड लगाते हो, और फिर आप बटन दबा के ईसीजी निकालते हो। तो वो पूरा प्रोसेस है ना, कि जिस तरह से हम ईसीजी कर रहे हैं, तो ईसीजी करने का जो प्रोसेस है या ईसीजी करने की जो टेक्निक है, उस टेक्निक या प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो द प्रोसेस एंड टेक्निक टू असेस द ईसीजी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ऑन चेस्ट सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो लिखिए द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ 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 असेसमेंट, process and technique of assessment of practical and language assessment of heart hearts electrical या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको असेस करना फ्रॉम चेस्ट सरफेस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, हार्ट में जो करंट फ्लो होता है, वो आपके चेस्ट सरफेस पे भी थोड़ा थोड़ा आता है। वो करंट फ्लो चेस्ट सरफेस पे भी थोड़ा थोड़ा, वो करंट है वो चेस्ट सरफेस पे आता है,
इलेक्ट्रोड होते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जो मशीन होती है, वो उस करंट जो करंट चेस्ट सरफेस पे आया है हार्ट का, उसको असेस कर लेती है। ठीक है, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ओके, अब आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। अब दूसरा टर्म आता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है जो मशीन आप यूज करते हो, मशीन या जो ईसीजी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो, उस इंस्ट्रूमेंट या मशीन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। तो जो रिपोर्ट आती है ना, जो रिपोर्ट आती है या जो कागज पेपर निकल के आता है ईसीजी का, रिपोर्ट या जो ईसीजी पेपर आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। या इसको लिख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जो पर्चा निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ओके, तो आपको ये बात समझ में आई, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईकेजी और ईसीजी, ये 5 टर्म के बारे में आपको समझ चुका हूँ। ग्राफी मतलब कि जो आप प्रोसेस, जो आप ईसीजी निकालने के लिए जो टेक्निक यूज लेते हो, जो प्रोसेस करते हो या जो एक्टिविटी आप करते हो, उसको ग्राफी बोलते हैं। ग्राफ जो मशीन आती है उसको ग्राफ बोलते हैं, एंड ग्राम जो रिपोर्ट आती है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अब आता है डिस्कवरी, कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसको अपन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ ईसीजी, ईसीजी की डिस्कवरी कैसे हुई थी उसको अपन देखते हैं, किसने करी थी, कैसे करी थी। देखो वैसे अपन आगे जाको मैं आप आगे जाके एंड में आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूंगा कैसे कैसे इसके माइलस्टोन चले थे। सबसे पहले ईसीजी को जो कैप्चर किया था एक साइंटिस्ट हुए थे, वॉलर। वॉलर ने सबसे पहले ईसीजी को एक्टिवेट किया था, लेकिन उस टाइम ये बस एक स्टडी पर्पज में माना जाता था कि भाई डिटेल में कोई स्टडी कर रहा है तो वो ईसीजी देखता था, बीमारियों को असेस करने में इसका यूज नहीं लिया था। मेन माइलस्टोन जो आया वो था कि इसकी डिस्कवरी, तो जो 3 लीड ईसीजी करी थी, बीमारियों में यूज करी थी, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंथोनी वेन। एंथोनी वेन, क्या नाम था, एंथोनी वेन विलियम। एक एंथोनी वेन विलियम थे जिन्होंने 1903 में सबसे पहले 3 लीड ईसीजी डिस्कवर की थी। 3 लीड आपको बताऊंगा, आजकल जैसे 12 लीड ईसीजी चलती है, पहले 3 लीड ईसीजी थी, जो चेस्ट की 3 लीड होती थी, बेसिक लीड होती थी, उनको लेके उन्होंने ईसीजी का डिस्कवर किया था। ठीक है, और आपको पता है कि हार्ट की कैसी बीमारी हो वो ईसीजी में कैप्चर हो जाती है। यदि ईसीजी गड़बड़ी आते हैं फिर अपन पेशेंट को इको के लिए भेजते हैं, सबसे पहले अपन ईसीजी कराते हैं। आजकल प्रोटोकॉल है, जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारा प्रोटोकॉल है कि 40 साल से ऊपर कोई पेशेंट को आप एडमिट करते हो तो उसका ईसीजी होना मैंडेटरी है। ठीक है, हार्ट की कोई भी बीमारी हो उसमें ईसीजी एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह यूज की जाती है। ईसीजी में गड़बड़ी है, तुम आगे जाके पेशेंट को फर्दर इवैल्यूएशन कराएंगे, महंगी महंगी जांचें कराएंगे, लेकिन डायरेक्ट आप महंगी जांचें नहीं कराओगे, पहले आप ईसीजी कराओगे। ठीक है, तो बहुत माइलस्टोन आया था ईसीजी हार्ट की। सबसे मेन यदि कोई पूछे इन्वेस्टिगेशन कौन सी है हार्ट की, तो वो ईसीजी आती है। क्लियर है, इसलिए इनको 1924 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। मैंने नोबेल प्राइज के बारे में पहले भी आपको बताया था। ठीक है, 1924 में इनको नोबेल प्राइज इस बात के लिए मिला। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी मेडिसिन के फील्ड में इनको, मैंने बताया ना 6 फील्डों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, लास्ट इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दिया था, लेकिन 6 फील्डों में डिस्कवरी की थी। डायनामाइट, डायनामाइट की डिस्कवर किया था नोबेल साइंटिस्ट ने। तो एक बार न्यूज़पेपर में छपा था कि द मर्चेंट ऑफ द डेथ, है ना, एक बार उनके मरने की खबर फैल गई थी। उन्होंने डायनामाइट, जो बम बनाने में यूज होता है ना डायनामाइट, उसकी डिस्कवरी की थी नोबेल ने। तो एक बार उनकी डेथ का खबर था, तो न्यूज छपी थी कि मर्चेंट ऑफ द डेथ इज डेड, कि जो मौत का सौदागर था उसकी मौत हो चुकी है, तो उनको बहुत बुरा लगा था।
ठीक है, कि रूमर फैले थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा ना, तो मेरे नाम से मेरी जितनी भी संपत्ति है वो आप नोबेल प्राइज देना लोगों को। तो आज ऐसे ही बहुत महंगा, कम से कम 8 kg के करीब उनको सोना मिलता है, गोल्ड मिलता है, 8 पाउंड के समथिंग, है ना। और बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ये नोबेल प्राइज है। तो इनको 1924 में नोबेल प्राइज से इनको क्या करा था, सम्मानित किया था, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी एंथोनी वन विलियम ने। ठीक है। अब क्या प्रिंसिपल था इनका, अपन देखते हैं कि इनका प्रिंसिपल क्या था। इन्हें जो डिस्कवरी की थी उसमें क्या यूज किया था, इन्हें प्रिंसिपल क्या था मेन। ठीक है, उस मशीन में मेन किस चीज पे वो मशीन काम करती है उसको अपन देखते हैं। देखो वो मशीन काम करती है, वो करती है स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर पे। किस पे? स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर। आप जानते हो, आप फिजिक्स पढ़ के आए हो, तो आपको पता होगा कि एक एमीटर होता है। आजकल मॉडर्न डिवाइस हो गई एमीटर, जो बता देती है कि आपका करंट इतने एम्पियर का फैल रहा है। ठीक है। लेकिन एमीटर से पहले एक डिवाइस चलती थी, गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता था उसको समझो, मैं आपको बता देता हूँ गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता था। सपोज ये एक वायर है, ये एक वायर है। ठीक है। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और करंट होता है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, इंड्यूस करता है। अब जो क्या होता है, जो उसके अंदर एक नीडल है, यहाँ पे मान लो गैल्वेनोमीटर लग गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इसके अंदर एक नीडल होती है, इसके अंदर एक नीडल है। ठीक है, जो मैग्नेट की बनी हुई है। इसके अंदर एक नीडल है, वो मैग्नेट की बनी हुई है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेट मैग्नेट एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब कि रिपल्सन करते हैं। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये नीडल है वो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है। ये नीडल भी क्या करती है, मूव करती है। और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये मूव करती है। तो इस हिसाब से अपन एक तो करंट की डायरेक्शन पता कर लेते हैं, दूसरा एम्पलीट्यूड पता कर लेते हैं कितना तेज करंट है। तो दो चीज अपन इस डिफ्लेक्शन से पता कर लेते हैं कि तो करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। यदि भाई करंट इस तरफ बहेगा तो ये इस तरफ बहेगी, ये करंट इस तरफ बहेगा तो ये इस तरफ बहेगी। तो ऐसे इसका डायरेक्शन होता है। ये तो डायरेक्शन का पता कर लेते हैं। दूसरा कि करंट कितना तेज बह रहा है, मैग्नीट्यूड या जो एम्पलीट्यूड बोलते हो उसको डिस्कवर कर लेगी। तो ये दो चीजों का डिस्कवर कर लेती है। ओके। ठीक है, तो अपन लिखते हैं स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर, है ना। गैल्वेनोमीटर is a device, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट, जो डिटेक्ट कर लेती है माइन्यूट से माइन्यूट, कितना छोटा हो जाए, कितना भी छोटा हो, माइन्यूट टू माइन्यूट इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एंड प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन दिखाती है, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। वो मैग्नेटिक फील्ड की एक नीडल होती है, वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है, क्लियर। लिखो, व्हेन करंट फ्लो इन कंडक्टर, करंट फ्लो इन कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लो इन कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। दैट मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन स्ट्रिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो मैंने आपको इतना तो बता दिया कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। ठीक है। अब ये दो चीज बताता है आपको गैल्वेनोमीटर की, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है जो डिफ्लेक्शन होता है, दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट को बताता है कि कितना तेज आपका करंट है। इन दोनों को ये बता देता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट को भी ये बताता है, ये दोनों चीजों को बता देता है। ठीक है। अब बताओ ये काम कैसे करते हैं। अब आपका जो हार्ट है, जो इंसान का जो हार्ट होता है,
उसे करंट डेवलप होता है। अब वो करंट है वो थोड़ा थोड़ा आपकी चेस्ट पे भी आता है। अपन ईसीजी के इलेक्ट्रोड है उनको चेस्ट पे लगा देते हैं, ठीक है। तो चेस्ट पे करंट है, वो इलेक्ट्रोड है जो आप ईसीजी के इलेक्ट्रोड लगाते हो ना, वो चीमटी चीमटी से लगाते हो, जो गुब्बारा वाला हाथ पे चीमटी लगाते हो, वो सब इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड उस करंट को क्या कर लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। और वो जो मशीन होता है उसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, वो गैल्वेनोमीटर वो करंट के हिसाब से अपनी वेव बनाता है। वो बताता है कि भाई अब ऊपर करंट है, अब नीचे, अब अपोजिट डायरेक्शन में, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। मतलब अपन कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ करंट कौन है, सोर्स ऑफ करंट कौन होता है, हार्ट। हार्ट से ही तो करंट आ रहा है, ठीक है। सोर्स ऑफ करंट हार्ट है। जबकि करंट को पिकअप कौन कर रहा है, करंट को पिकअप या करंट को कैच कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोड, जो अपन वो चीमटी सी लगाते हैं या अपन चेस्ट पे जो बैलून बैलून लगाते हैं वो, ठीक है। और डिटेक्टर कौन है, जो भाई डिटेक्ट कौन कर रहा है, अपन कहते हैं डिटेक्टर कौन है, डिटेक्टर ऑफ करंट कौन है, जो करंट को पता लगा रहा है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर कौन है यहाँ पे, वो गैल्वेनोमीटर हो जाता है, या जो ईसीजी मशीन हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया। एक बात और मैं बता देता हूँ कि आज आपका जो गैल्वेनोमीटर आता है, ईसीजी मशीन को आप गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो। आज के टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर आता है वो एक बहुत छोटा सा आता है ना। तो आप हाथ में लेके पेशेंट के बेड साइड जा सकते हो और उससे आप ईसीजी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आज क्या है, आज आपके पास एक जेली होती है, एक जेली होती है जिससे आप करंट को आप उसी चेस्ट पे रख दो, तो वो करंट के कंडक्शन को और फास्ट कर देती है और अच्छे से करंट आप पिकअप हो जाता है। पहले के जमाने में जब एंथोनी ने 1903 में ईसीजी इन्वेंट की थी ना, उस टाइम आपके गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा होता था कि एक रूम में आता था। पेशेंट को सैलाइन वाटर में, पेशेंट को कंडक्टिव बनाने के लिए, करंट को पिकअप करने के लिए इतने अच्छे इलेक्ट्रोड नहीं थे उस टाइम, तो जेली नहीं थी, तो पिकअप करने के लिए उसको पानी में डुबाया जाता था पेशेंट को, सैलाइन वाटर में, जिससे वो कंडक्ट, करंट आने का डर होता था पेशेंट को। तो काफी चीजें होती थी, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं अपन, इन 1903, इन 1903, है ना, गैल्वेनोमीटर ऑफ, मीटर ऑफ एंथोनी वेन, गैल्वेनोमीटर ऑफ एंथोनी वॉन विलियम का, जो एंथोनी विलियम का था, इज वेरी लार्ज, लार्ज एंड इक्वल टू, किसके बराबर होता था, इक्वल टू ए लार्ज रूम, एक बड़े कमरे के बराबर होता था, पूरे बड़े कमरे में आता था, ठीक है। एंड पेशेंट, पेशेंट को डुबा के रखना होता था, पेशेंट ड्रॉन इन सैलाइन वाटर, पेशेंट को सैलाइन वाटर में डुबा के रख देता फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने के लिए उसको एक पानी में डुबा के रखते थे। आज आप बेड साइड पे जेली पटक के काम हो जाता है। उस टाइम जेली वैली का कोई सीन नहीं हुआ करता था, तो पेशेंट को बिल्कुल उसमें डुबा के रखा जाता, सैलाइन वाटर में डुबा के रखा जाता था, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कभी आपने ईसीजी की वेव देखी होंगी, कभी ऊपर जाती है, ठीक है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है ना। तो ये ऊपर नीचे मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है क्या, बिल्कुल हार्ट में अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, और अपन क्या मानते हैं, अपन एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि हार्ट में इधर नेगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। अपन ये मानते हैं हार्ट में कि इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है हार्ट का हर जगह। अब करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वो पॉजिटिव दिखाएगा, यदि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा। तो करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपका गैल्वेनोमीटर नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मतलब कि ऊपर की तरफ, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन का मतलब कि नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही डायरेक्शन का खेल होता है इसमें, डायरेक्शन खेल यही समझाता है ये। तो आप लिखो द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन होती है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक
करंट डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। मैंने बता दिया ना, यदि आपका करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, और यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर होता है आपके इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैंने पूरा इसका बेस कंप्लीट करा है ईसीजी का, कि ईसीजी कैसी होती है, आपको पूरा बेस अपने ईसीजी का एक बार कंप्लीट कर लिया है। ओके, ठीक है। अब अपन ईसीजी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हार्ट, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हार्ट। इसके लिए मैं पहले आपको एक नॉर्मल ईसीजी वेव बता देता हूँ कैसी होती है। ईसीजी वेव नॉर्मल कैसे होती है, ऐसे चलता है, फर्स्ट डिफ्लेक्शन आता है, फिर बड़ा डिफ्लेक्शन आता है, फिर ये आता है। ठीक है। इसमें इसको बोलते हैं पी वेव, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एस, और इसको बोलते हैं टी। ये अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। लेकिन अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पी वेव क्या बताता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, टी वेव क्या बताता है, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। एक क्लास लग जाएगी पूरी, एक या दो क्लास लग जाएंगी, पर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस नोट्स बना लो, काफी। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पी वेव को। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पी वेव। आपको पता होना चाहिए कि पी वेव क्या बताती है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी जो आपकी हार्ट की होती है, पी वेव बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब होता है कि एट्रियम का सिस्टोल होना। ये मैंने आपको बता दिया था। तो होता क्या है एक्चुअली में, जब एट्रियम डीपोलराइज होता है, जब एट्रियम डीपोलराइज होता है, वो सिग्नल दे देता है, वो अपने इम्पल्स देते रहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया। अब जैसे डीपोलराइजेशन कंप्लीट होगा ना, एट्रियम सिस्टोल कर जाएगा। ठीक है, मतलब कि एट्रियल के डीपोलराइजेशन में कोई दिक्कत हुई तो आपका सिस्टोल में दिक्कत होगी। डीपोलराइजेशन अच्छा हुआ तो सिस्टोल अच्छा होगा। ठीक है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन होगा, वो एट्रियल सिस्टोल को बताएगा। और यदि पूरा इसकी पूरी जानकारी, एट्रियल डीपोलराइजेशन तेज हो रहा है, स्लो हो रहा है, या फास्ट मतलब कि बहुत पावरफुल हो रहा है, या वीक हो रहा है, ये सारी चीज अपन को कौन बताता है, पी वेव। ये पी वेव आपको पूरी जानकारी देगी किसके बारे में, कि एट्रियम कैसा धड़क रहा है, एट्रियम का सिस्टोल कैसा हो रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको ईसीजी की पी वेव में मिलेगी। और आपको आगे भी बताऊंगा कि काफी सारी लीड होती है ईसीजी में। ये मेनली आपकी जो ईसीजी की लीड सेकंड होती है और V1 लीड होती है, वो बताती है। आपको एट्रियम का फंक्शन देखना है ना, तो सेकंड लीड में देखो या V1 लीड में देखो। सेकंड लीड में पी वेव ऐसी होती है, ठीक है, लेकिन P1 में ऐसी होती है, सॉरी P1 ऐसी लीड होती है, ऐसी होती है, नॉर्मल है ना। इसका ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो P की ऐसी होती है, V1 में तो ऐसी होती है। ठीक है, और सेकंड में ऐसी होती है। मोस्ट कॉमन यही सेकंड लीड ही अपन मोस्ट कॉमन देखते हैं। पूरी ईसीजी में अपन को सारी लीड देखने की जरूरत नहीं होती, मोस्ट कॉमन अपन सेकंड लीड देखते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो सेकंड लीड देखते हैं, वो नॉर्मल है या नहीं है। और यदि आप और भी देखना चाहो पी वेव के लिए, तो V1 लीड भी देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब समझते हैं अपन इसके बारे में, देखते हैं कि जो इम्पल्स होते हैं, पूरे जो हार्ट बना के रख लो एक अपना, ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो इम्पल्स होते हैं, जितने भी इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऐसे नोड, कि जो इम्पल्स होते हैं वो ऐसे नोड से ओरिजिनेट होते हैं। कहां से ओरिजिनेट होते हैं, ऐसे नोड। ऐसे नोड मतलब आपको मैंने बता दिया कि ऐसे नोड यहाँ पे होता है। ये डायरेक्शन आप नेगेटिव मानना, ये पॉजिटिव मानना, आपको आगे बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो सारे इम्पल्स होते हैं वो यहाँ से जनरेट होते हैं। क्लियर। तो इम्पल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द, आपके ऐसे नोड से ओरिजिनेट होते हैं। फिर ये ऐसे नोड से ओरिजिनेट होके एक तो ये राइट एट्रियम में जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम में जाएंगे। लेफ्ट एट्रियम में भी जाते हैं, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में दो जगह जाएंगे। फिर ये राइट एट्रियम में स्प्रेड होते हैं एंड लेफ्ट एट्रियम में होते हैं। मैंने बताया लेफ्ट एट्रियम में किससे होते हैं, बचमान ट्रैक्ट होता है बचमान ट्रैक्ट होता है। जबकि राइट एट्रियम में दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर।
एंटीरियर से ए बी नोड तक किससे जाते हैं? ये बैंड बैक से। किससे जाते हैं? बैंड बैक ट्रैक्ट से जाते हैं। और पोस्टीरियर किससे जाते हैं? थोरल ट्रैक्ट से जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था। तो इस तरह से ये ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होते हैं और राइट एट्रियम में भी स्प्रेड होते हैं और लेफ्ट एट्रियम में भी होते हैं। लेफ्ट एट्रियम में बाचमान से जाएंगे और राइट एट्रियम में आपके बैंड बैक से जाएंगे। क्लियर हुई ये बात? इनका काम क्या होता है? डीपोलराइजेशन कराना होता है बोथ एट्रियम का, है ना। और आप ये भी लिख सकते हो कि पी वेव का काम क्या है? ये क्या होता है? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम को ये बताएगा कि एट्रियम डीपोलराइजेशन हो रहा है या सिस्टोल ऑफ एट्रियम को बताएगा कि एट्रियम का सिस्टोल सही तरह हो रहा है या नहीं होता है। तो आपको पता है पूरे कार्डियक साइकिल में ओवरऑल देखोगे ना तो सीक्वेंस ऐसे चलता है। सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल होता है, फिर एट्रियम डायस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल एक साथ होता है। सॉरी आपको समझाने के लिए गड़बड़ी हो जाएगी। होने को तो सबसे पहले एट्रियम डायस्टोल होता है, यहाँ पे कार्डियक साइकिल खत्म होता है, लेकिन फिर स्टार्ट होता है एट्रियम, यहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल एट्रियम सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, सॉरी एट्रियम सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल एक साथ होना होता है। लेकिन मैंने बताया था, पहले भी आपको समझाया था कि एंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद भी वेंट्रिकल सिस्टोल होना चाहिए, वरना 30% ब्लड का लॉस हो जाता है। इसके बाद में वेंट्रिकल डायस्टोल होता है। तो सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, फिर एट्रियम डायस्टोल, फिर पूरा साइकिल दोबारा स्टार्ट होता है। ऐसे होता है। तो सबसे पहला जो वो होता है डिफ्लेक्शन, सबसे पहले एक्टिविटी होती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन की ही होती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ये फर्स्ट डिफ्लेक्शन ऑफ ईसीजी होती है। ईसीजी का सबसे पहला डिफ्लेक्शन है। सबसे पहले आपने देखा होगा तो पी वेव भी आ रहा है ईसीजी में। तो फर्स्ट डिफ्लेक्शन होता है वो क्या है? पी वेव होता है, मतलब कि एट्रियल सिस्टोल ही होता है, जहां से अपन स्टार्टिंग मानते हैं। अब इसका आपने एक चीज और देखा होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? पी वेव की यदि ड्यूरेशन अपन देखें, आप यदि ईसीजी का ग्राफ बनाओगे, आप यदि ईसीजी का ग्राफ देखते हो तो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला एक्सिस है, ये वाला, ये बताता है इसकी ड्यूरेशन को। ये वाला एक्सिस है जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वो तो बताता है ड्यूरेशन को कि ये कितना। यदि एक पी वेव ऐसी है, एक पी वेव ऐसी है और एक पी वेव ऐसी है, तो मतलब कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है और ये कम टाइम ले रहा है। मतलब कि इसमें ड्यूरेशन ज्यादा है और इसमें कम है। मतलब कि जो जितना चौड़ा होता है एक्स एक्सिस वो क्या बताता है? ड्यूरेशन को बताता है। जबकि आपको बताऊंगा कि जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस बताता है एम्पलीट्यूड का, कितना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है ना, कितना पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है। यदि एक कॉन्ट्रैक्शन ये है और एक कॉन्ट्रैक्शन ये है, मतलब कि ये बहुत पावरफुल है, ये वीक है। ठीक है, तो एक नॉर्मल कितना एम्पलीट्यूड होता है, नॉर्मल कितना ड्यूरेशन होता है, वो भी देख लेंगे। बाद में आपको सब सिखा दूंगा, मैं ट्रिक्स के साथ बता दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अभी आप समझ लो कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है इसका, वो होता है 0.12 सेकंड का। कैसे मेजर करते हैं, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लग रहा है ईसीजी में, वो भी मैं बता दूंगा। कि ईसीजी का ग्राफ देख के बता दोगे कि यार इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतनी सेकंड लग रही है, इसमें इतनी सेकंड लग रही है। काफी सारे बॉक्स बॉक्स होते हैं उसमें ना। एम्पलीट्यूड भी आप बता दोगे कि इसका नॉर्मल, ये ड्यूरेशन तो 0.12 सेकंड है, लेकिन एम्पलीट्यूड ये तो ड्यूरेशन है, इसमें टाइम कितना है? 0.12 सेकंड होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि मैं आप इसका एम्पलीट्यूड की बात करें कि कितना हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी पी वेव की जो हाइट है, ये हाइट है, ये कितनी होनी चाहिए? तो ये 2.5 mm से कम होनी चाहिए। ठीक है, या 2.5 mm के अबाउट होनी चाहिए। इसे ना ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ज्यादा हो गई तो दिक्कत ज्यादा मानते हैं, कम हो गई तो भी इतने दिक्कत नहीं मानते, लेकिन ज्यादा हो गई तो ज्यादा दिक्कत मानते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत है। आगे जाके आपको सबको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि भाई ये एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना एम्पलीट्यूड होता है, ये सब आप सीख जाओगे। एक टेबल में आपको सब सिखा दूंगा। अभी बस आप बेस क्लियर करते जाओ कि ये पी वेव क्या बताती है। आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो पी वेव होते हैं ना, अब आपने देखा कि भाई एट्रियम, दो तरह के एट्रियम है, दो। एक होता है कि राइट एट्रियम है और एक होता है राइट, सॉरी, एक होता है कि लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, आपको ये तो पता लग गया कि भाई हमारे पास जो पी वेव है ये बता रही है हमको एट्रियम के बारे में कि एट्रियम का सिस्टोल कैसा हो रहा है। यदि हम पी वेव
कितना ड्यूरेशन ले रहा है, कितना एम्पलीट्यूड है, उससे पता लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल हमारे पास एट्रियम सिस्टोल हो रहा है या कितना देर लगा रहा है। लेकिन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का कैसे पता लगे? जो इसका फर्स्ट हाफ है ना, ये वाला फर्स्ट हाफ है, ये तो बता रहा है राइट एट्रियम के बारे में बताएगा। और जो इसका सेकंड हाफ है, जो इसका ये सेकंड हाफ है, ये आपको नॉलेज देगा किसके बारे में? लेफ्ट एट्रियम के बारे में। यदि इसमें गड़बड़ी दिखती है मतलब कि राइट एट्रियम में गड़बड़ी है, इसमें गड़बड़ी दिखती है मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा पीवीयू के बारे में बताया कि जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन था ईसीजी का, दोबारा बता देता हूँ कि जो ईसीजी का फर्स्ट डिफ्लेक्शन था, ये वाला, ये जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन है ये आपको बताता है पूरा एट्रियम का डीपोलराइजेशन या एट्रियम सिस्टोल के बारे में बताता है। जो इसका फर्स्ट हाफ है, ये इस वाले में कोई गड़बड़ी है मतलब कि राइट एट्रियम में कोई गड़बड़ी है, इस वाले में गड़बड़ी मतलब कि लेफ्ट एट्रियम में गड़बड़ी है। इसकी हाइट है वो 2.5 mm तक की होनी चाहिए, 2.5 mm तक की होनी चाहिए। और जो ड्यूरेशन है, इसका जो दूरी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? वो आपकी 0.12 सेकंड होनी चाहिए। तो 0.12 सेकंड में पूरा एट्रियम सिस्टोल कर देना चाहिए। आपको पता है ना, एट्रियम सिस्टोल में 0.1 सेकंड लगती है, तो 0.12 सेकंड में पूरा एट्रियम क्या हो जाना चाहिए? आपका सिस्टोल हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरा 0.12 सेकंड। मान लो इसमें 0.20 सेकंड लग रही है, मतलब कि एट्रियम सिस्टोल बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, यही होता है कि 0.02 सेकंड लग रही है, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है, उसमें कोई फ्लूइड ही नहीं निकलेगा फिर एट्रियम से। तो ये सब अपन बीमारी से देखते हैं, ईसीजी से देखते हैं। यदि इनमें गड़बड़ी आती है तो फिर अपन इको के लिए जाएंगे, भाई हमारे एट्रियम में मुझे कोई गड़बड़ी दिख रही है। यदि आपको पी वेव में कोई गड़बड़ी दिखती है, मतलब कि वो एट्रियम में गड़बड़ी दिख रही है, नॉर्मल इसकी ऐसी वेव नहीं आ रही, तो मेनली अपन को देखनी होती है वो फर्स्ट लीड देखेंगे और आपको V1 को देखेंगे, सॉरी सेकंड लीड को और V1 को देखते हैं। ठीक है, सेकंड लीड और V1 में कोई दिक्कत आती है, उसके चाहे बिल्कुल ऐसी शेप नहीं आ रही, ऐसी शेप नहीं आ रही, तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई गड़बड़ी है, हमको क्या कराना पड़ेगा? इको कराना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात? तो ये अपने पीवीओ के बारे में जानकारी ली। ठीक है, अब पीवीओ में काफी बीमारी भी होती है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, वैसे आपके लेवल पे नहीं है। एक होता है राइट एट्रियम इनलार्जमेंट, एक होता है लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट, है ना। ये आपको बोनस पॉइंट बता रहा हूँ, समझ जाए तो ठीक हो, नहीं समझे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करो ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट के यहाँ से क्या निकलता है? आपका पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ पे लंग्स। ठीक है, ये आर्टरी घूम के यहाँ पे आती है, लेफ्ट एट्रियम में आती है, और यहाँ से क्या निकलता है? अरोटा निकलता है। ठीक है, अब इसको भी आप एक बार भूल जाओ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मान लो ये आपके लंग्स है, लंग्स की कोई बीमारी हो गई, लंग्स की कोई बीमारी हो गई, यहाँ पे पानी भर गया, मान लो कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई बीमारी हो गई, तो एक चीज बताओ, यदि यहाँ पे ब्लॉकेज आता है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से आने वाला ब्लड भी रुकेगा नहीं, आएगा, एट्रियम पे भी जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? खुद बताओ, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि यदि लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, लंग्स में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, लंग्स ने कह दिया कि भाई मेरे पास अभी ब्लड मत भेजो, लेकिन यहाँ से लगातार ब्लड आ रहा है, यहाँ से लगातार ब्लड आ रहा है, तो आपके राइट एट्रियम को लगातार ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि भाई ब्लड जा, ब्लड जा। और ब्लड जाएगा तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल को भी और राइट एट्रियम को भी। तो यदि कोई पल्मोनरी की दिक्कत होती है ना, लंग्स की दिक्कत होती है, तो आपका राइट एट्रियम को जोर लगाना पड़ता है, और राइट एट्रियम आपका इनलार्ज हो जाता है, तो ज्यादा इनलार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम इनलार्ज। क्या होता है? राइट एट्रियम इनलार्जमेंट बोलते हैं, RAE बोलते हैं, यदि कोई पल्मोनरी की दिक्कत होती है, पल्मोनरी इश्यू आते हैं, यदि कोई आपके पास पल्मोनरी इश्यू आते हैं तो राइट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपकी जो पी वेव होती है, अब राइट एट्रियम की पी वेव है, मतलब कि ये फर्स्ट हाफ में दिक्कत आएगी, फर्स्ट हाफ में दिक्कत आएगी, मतलब कि इसको अपन बोलते हैं पी पल्मोनेल। क्या बोलते हैं? पी पल्मोनेल बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट हाफ होता है, फर्स्ट हाफ होता है वो बड़ा हो जाता है ना, फर्स्ट हाफ बड़ा हो जाता है, ये वाला है ना, ये बड़ा हो जाएगा। तो अब ये बड़ा हो गया तो ये ऑटोमेटिक बड़ा होगा, राइट लेफ्ट वाला। ठीक है, तो इसको पी पल्मोनेल बोलते हैं। यदि आप V1 वेव देखोगे, सॉरी सेकंड वेव देखोगे, तो उसमें 4p वेव मिलेगी। आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इतना आपको सेकंड ईयर के, आपको तो अभी तक मैं बता रहा हूँ कि नर्सिंग में तो अपने ये पढ़ाते ही नहीं है, पी पल्मोनेल रे, है ना, पी पल्मोनेल आता
क्लियर हुई इतनी बात। और जो मैंने बताया कि जो V1 लीड होती है उसमें क्या होता है, V1 लीड नॉर्मल ऐसी होती है जिसमें ये पॉजिटिव पार्ट आपके राइट एट्रियम की बताता है और नेगेटिव पार्ट आपका लेफ्ट एट्रियम को बताता है। राइट एट्रियम में दिक्कत है, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट आपका इतना बड़ा नहीं होगा। पॉजिटिव पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट नॉर्मल रहेगा, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट टोल पीक होगा। ठीक है, तो आप यही लिख सकते हो कि यदि कोई लंग्स प्रॉब्लम आती है, पल्मोनरी इश्यू आता है, यदि कोई पल्मोनरी इश्यू आता है तो राइट एट्रियम इनलार्ज हो जाता है, इसको राइट एट्रियम इनलार्जमेंट बोलते हैं। इसमें जो V1 वेव होती है उसमें तो पॉजिटिव पार्ट टोल हो जाता है, और सेकंड में आपको क्या दिखेगा, सेकंड में आपको टोल पी वेव दिखेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पी पल्मोनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी पल्मोनेल बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। वहीं दूसरा एक लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट में बीमारी होती है, वो कब होती है, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट कब होता है, मान लो आपका ये अरोटा है, ये अरोटा है और यहाँ पे ब्लॉक आ गया, या यहाँ पे जो वाल होता है उसमें दिक्कत आ गई, कोई वाल में स्टेनोसिस हो गया, मिट्रल स्टेनोसिस आ गया, मिट्रल स्टेनोसिस मतलब कि ये वाल संकरा हो गया। अब यहाँ से ब्लड को नीचे भेजने के लिए आपका जो ये लेफ्ट एट्रियम है ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब ब्लड नीचे आएगा। नॉर्मल ये वाल बंद हो गया या बहुत संकरा हो गया कि ऊपर से नीचे ब्लड नहीं आ रहा, ब्लड तब आएगा जब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। अब ये ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इसकी साइज है वो बड़ी हो जाएगी, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट। और इसको क्या बोलते हैं कि मिट्रल वाल की प्रॉब्लम थी, इसलिए इस वे को बोलते हैं पी मिट्रल। क्या बोलते हैं, पी मिट्रल बोलते हैं। मेनली ये किसमें होती है, मिट्रल स्टेनोसिस में। क्या होता है मिट्रल स्टेनोसिस, कि मिट्रल वाल्व है वो क्या हो गया, आपका संकरा हो गया, इसको बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम को कौन सी वेव बताती है, लेफ्ट एट्रियम की जानकारी हमको सेकंड हाफ देता है, मतलब कि फर्स्ट हाफ तो ठीक होगा, लेकिन जो मतलब ये होता है ना, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया वो राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। अब लेफ्ट एट्रियम वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब कैसे दिखेगा, फिर ये नीचे जाने से इतना ये दोबारा ऊपर जाएगा और फिर आएगा, मतलब कि एम शेप हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि हम यदि हम यदि सेकंड लीड को देखेंगे, ये सेकंड लीड होती है ना ऐसी, तो कैसा आएगा, ये एम शेप आएगा। ठीक है, लेकिन V1 लीड देखोगे तो V1 लीड नॉर्मल ऐसी होती है, ऐसी होती है, ये राइट एट्रियम के बारे में बताता है और ये लेफ्ट एट्रियम के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम में इश्यू है, लेफ्ट एट्रियम को जोर लगाना पड़ रहा है, बल्कि लेफ्ट एट्रियम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अपन कहते हैं नेगेटिव पोर्शन इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दो टॉपिक बता दिए, पी मतलब पी मिट्रल और पी पल्मोनल, ये दो वेव होती हैं। कौन कौन सी वेव होती हैं, पी वेव के दो पैथोलॉजी होती है, पी मिट्रल और पी पल्मोनल। ठीक है, पी पल्मोनल अपन को लंग्स इश्यू में देखने को मिलेगा, लंग्स डिजीज में, है ना, और ये आपको मिट्रल स्टेनोसिस में देखने को मिलेगी। कैसे कैसे आती है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक और बता देता हूं मैं, एक एट्रियल फ्लैटर और एट्रियल फिब्रिलेशन वो बता देता हूं। ये दो बीमारी और होती है, एट्रियल फ्लैटर और एट्रियल फिब्रिलेशन, जिनको समझना ये होता क्या है ना। एट्रियल फ्लटर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यदि आपका हार्ट है एक नॉर्मल, आपका हार्ट यदि 1 मिनट में 60 से 100 की बीट दे रहा है, बीट पर मिनट दे रहा है, तो मतलब कि वो उतना अच्छा ब्लड लगा रहा है, ब्लड निकल रहा है, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरा रिलैक्स हो रहा है, मतलब पूरा सिस्टोल पूरा डायस्टोल, तो ज्यादा ब्लड निकल रहा है, मतलब कि डायस्टोल को प्रॉपर भरने का टाइम मिल रहा है हार्ट को ब्लड, और फिर वो पूरे को एकदम में निकाल रहा है। ठीक है, मान लो मैंने हार्ट रेट 150 कर दी, तो क्या होगा, टैकीकार्डिया बोलते हैं इसको। अब आपका ब्लड को पूरा भरने का टाइम नहीं मिल रहा, ब्लड में जो हार्ट है उसमें ब्लड भरता है वो पूरा टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अब पूरा मान लो कि जहाँ 100 लीटर 100 ml ब्लड भरना होगा, अब वो 50 ml ही ब्लड भरा है, यदि 150 हो गया, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिला। अब निकलेगा भी 50 ml का, 25 ml निकलता है, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, अब इसका हार्ट रेट मान लो 200 बीट पर मिनट हो गया, तो क्या होगा, अब जहाँ पे 50 ml भर रहा था ना, अब वो 10 ml ही भरेगा, क्योंकि अब बहुत कम टाइम मिल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आपका हार्ट धड़क रहा है, जैसे फड़फड़ाता है ना हार्ट, वैसे फड़फड़ा रहा है।
अब भरने उसमें 10 ml भर रहा है, 5 ml स्ट्रोक वॉल्यूम निकलेगा, तो मतलब कार्डियक आउटपुट कम होता जाता है। यदि 100 से ऊपर बढ़ता है ना, तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। हार्ट की बीट यदि 100 से ऊपर जाती है टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब टैकीकार्डिया होता है तो ड्यूरेशन कम मिलता है डायस्टोल के लिए, मतलब कि ब्लड को फिलअप होने के लिए ड्यूरेशन कम मिलता है। अब यदि जितना भयंकर टैकीकार्डिया होगा, जितना तेज टैकीकार्डिया होगा, आपका कार्डियक आउटपुट कम होता जाता है। इसलिए यदि अपन कहते हैं कि यदि आपका हार्ट रेट एट्रियल को फिब्रिलेशन के लिए, यदि आपका एट्रियल का फिब्रिलेशन है वो आपका 150 से 350 तक जा रहा है, बीट पर मिनट तक जा रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। क्या बोलते हैं? एट्रियल फ्लटर। और मतलब एट्रियल का हो रहा है, मतलब कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल है, वेंट्रिकल सिस्टोल वेंट्रिकल डायस्टोल नॉर्मल है, लेकिन एट्रियम फड़फड़ा रहा है। मतलब कि अपन देखेंगे कि आप इसकी वेव देखोगे ना, एट्रियम पी वेव है, 3-4 पी वेव आएंगी, तब जाके आपका एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बताता है आपके वेंट्रिकल सिस्टोल को। तो मैं कह रहा हूँ कि वेंट्रिकल सिस्टोल नॉर्मल हो रहा है, लेकिन एट्रियम के सिस्टोल जहाँ पे एक होना चाहिए था वो बार बार होंगे, फिर ऐसी वेव आएगी, फिर एट्रियम होने लगे बार बार, फिर आपका एक वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल सिस्टोल अपना नॉर्मल हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपका एट्रियम है वो बार बार क्या हो रहे हैं, बार बार आपके सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल हो रहे हैं। ठीक है, मतलब पी वेव बहुत ज्यादा आ रही है, 150 से 300 पी वेव आपके एक मिनट में आ जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एट्रियल फिलेटर। लेकिन यदि ये पी और भी खतरनाक कंडीशन हो जाए कि आपके रेट एट्रियल की रेट 350 से 600 तक चल जाए, बीट पर मिनट तक चल जाए, मतलब कि अब तो बिल्कुल ही कार्डियक आउटपुट नहीं बनेगा। खतरनाक कंडीशन आती है कि एट्रियम से जो ब्लड है, एट्रियम इतना फटफड़ाने लग गया है, ब्लड को नीचे आने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर ब्लड नीचे नहीं आ पाएगा, वो और खतरनाक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, आपका ब्लड है वो एट्रियम में भरा रह जाता है और वो क्लोट बन जाता है, आगे जाके पढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा, कोई इशू नहीं है अभी, ये इसमें इतना फास्ट होते हैं कि आपको पी वेव के वो है ना, वह बिल्कुल वीक हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं, और आपके पास ओनली आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल सिस्टोल दिखेगा, पी वेव दिखेंगे नहीं, ओनली आपको ये दिखेगा, ऐसी दिख जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये दो चीज होती है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज अपने पी वेव पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव को पढ़ेंगे। ओके, फिर अपन देखेंगे ईसीजी कैसे करते हैं, इसी कैसी लीड होती है, इन सबको अपन देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। जैसे अपन ये एक ईसीजी पेपर देखा, इसमें आपने देखा एक नॉर्मल साइनस रिदम होती है ना भाई, वो ऐसी होती है, पी सॉरी ये टी हो गया, नॉर्मल साइनस रिदम ऐसी होती है, ये आया पी वेव, ये क्यू आर एस टी, ये पी आ रही है, ये क्यू आर एस आ गया, और ये टी आ गया। ये पी आ रही है, यहाँ पे पी आ रही है, यहाँ पे पी आ रही है, यहाँ पे पी आ रही है। ठीक है, एक पी मतलब कि एक बार पी आ रहा है, एक बार क्यू आर एस आ रहा है, एक पी एक क्यू आर एस, एक पी एक क्यू आर एस, मतलब कि एट्रियम धड़कता है, उसके बाद में वेंट्रिकल धड़कता है। सिंपल ये साइनस रिदम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइनस रिदम। ये बहुत अच्छी रिदम है, साइनस अच्छे को बोलते हैं कि भाई एक पी और एक क्यूआरएस, उसके बाद एक पी एक क्यूआरएस, सारा मतलब एक बार एट्रियम धड़कता है, फिर वेंट्रिकल धड़कता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पी पी मतलब छोड़ो छोड़ो, पहली बार का तो आपने माना कि ये टी है ना, इसके बाद फिर पी पी पी, फिर एक बार क्यूआरएस, फिर मतलब ये टी आ गया, फिर पी पी पी, फिर क्यूआरएस, फिर ये आ गया पी पी पी, फिर क्यूआर, मतलब 3 बार हार्ट धड़क रहा है, फिर एक बार वेंट्रिकल धड़क रहा है, 3 बार हार्ट धड़क रहा है, फिर एक बार वेंट्रिकल धड़क रहा है, इसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। और यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हो आप, जो पी वेव है ना, एक आपको दांते जैसे दिख रही होगी, दांते होते हैं ना, जैसे आप काफी आपने आर्टरी देखे होगी, तो आर्टरी में काफी आगे देखे होगे, तो आपने दांते देखे होंगे, उनको मतलब कि इनको बोलते हैं शो, टूथ शो, इनको बोलते हैं, मतलब कि दांत के जो खांचे होते हैं ना, उनको बोलते हैं टूथ शो। टूथ शो से पी वेव आती है आपकी किसमें? एट्रियल फ्लैटर में। इसमें जो एट्रियम की जो रेट होती है वो देख लो कि एक क्यूआरएस है, तो 60 से 100 क्यूआरएस होते हैं एक बीट में, इनके तीन में कितने हो गए? तो 300 के करीब हो गए ना, मतलब कि ये कितने होते हैं आपके? 150 से 350 बीट पर मिनट यदि आपको मिलते हैं और दांत के खांचे जैसे दिखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। क्या बोलते हैं? एट्रियल फ्लटर, जो आपको ऐसे दांत जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, फिर क्यूआरएस आ रहा है, फिर दांत जैसे दिख रहा है, फिर क्यूआरएस आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है एट्रियल फ्लटर। अब इसमें क्या होगा?
कि एट्रियम में ब्लड भरने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, तो कार्डियक आउटपुट अल्टीमेट कम होता है, फड़फड़ाना हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एट्रियल फिब्रिलेशन कब बोलेंगे, अब आपको इतना मतलब कि देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे तो पी वेव है ना, उसका एम्पलीट्यूड 2.5 mm की वो है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे पी वेव की जो साइज है ना, वो लगभग आपको 1 mm ही मिलेगी, मतलब कि बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाता है। जबकि एएफ में आप देख रहे होगे तो इनकी हार्ट रेट है वो 350 से 600 बीट पर मिनट हो जाएगा। इसका मतलब कि बहुत फास्ट हो गया, बिल्कुल वीक हो जाएंगे, मतलब कि आप एम्पलीट्यूड है इसका 0.5 mm तक आ जाएगा, कि अब बहुत वीक फड़फड़ा रहा है हार्ट, धड़क नहीं रहा, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में आपको पी वेव है, स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, स्ट्रेट लाइन पी वेव। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इसमें हार्ट का जो एट्रियम है वो फड़फड़ा रहा है, कितने सारे बीट आ रहे हैं, उसके बाद में एक क्यूआरएस आ रहा है, फिर बीट आ रहे हैं, फिर क्यूआरएस आ रहा है, इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। मतलब आपको कहीं ना कहीं पी वेव दिखेगी नहीं, पी वेव दिख रही है आपको कहीं इसमें, इनमें आप पी वेव देख के बता दो, नहीं दिख रही ना, मतलब आप कह दो कहीं ना कहीं एट्रियल फिब्रिलेशन है, पेशेंट को एएफ है, बोलते हैं एएफ है, तुरंत एक इंजेक्शन आता है एमिड्रोन लगा देता है डॉक्टर आपको, कि एमिड्रोन 300 mg का इन्फ्यूजन चला दो, ठीक है। तो ये सब होता है, आप सब जब उसमें ड्यूटी करोगे आईसीयू में दिन रात, आप वो ईसीजी देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।